जैसे कि गाइस आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि लू फेंग और लू फेंग के साथ 8 यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल लोग उन सब लोगों की बैठे बैठे एक मीटिंग होती है। एंड इस मीटिंग के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ये सब लोग मिलकर सेक्टर बीस्ट के बारे में कन्वर्जेशन करते हैं और इस कन्वर्जेशन के अंदर ये लू फेंग को एक छोटी सी टुकड़ी का लीडर भी बना देता है जो कि सेक्टर बीस्ट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने वाले थे। लू फेंग को इसलिए बनाया गया था क्योंकि डेफिनेटली लू फेंग को इन सब में से सबसे ज़्यादा नॉलेज था, क्योंकि लू फेंग वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर भी एक अलग स्टेटस एंजॉय कर रहा था। वही इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को लैंड ऑफ डार्कनेस देखने के लिए मिलता है। लैंड ऑफ डार्कनेस के कोर एरिया के अंदर जो कि हमेशा से रिमोट या फिर वीरान पड़ा रहता था, उस जगह के ऊपर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा काला धुआं सा देखने के लिए मिलता है। और ये जो ब्लैक मिस्ट थी ये धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, ये और भी ज़्यादा घनी होती जा रही थी। सडनली उसी वक्त हम लोगों को एक लाइट की स्ट्राइक देखने के लिए मिलती है और ये जो लाइट की बीम होती है ये लैंड ऑफ डार्कनेस से बाहर आई थी। ये सडनली स्लो डाउन होती है और जैसे ये स्लो डाउन होती है और हम इसे देख पाते हैं तो ये एक जाइंट मॉन्स्टर था जिसकी पूरी बॉडी के अंदर से ब्लैक लाइट इमिट कर रही थी। एंड ये जो मॉन्स्टर था, इस मॉन्स्टर के 2 सर थे और दोनों सर के ऊपर एक एक आँख देखने के लिए मिल सकती थी। इवन थॉट इसका एक नाक और इसका एक मुंह भी था और साथ ही साथ इसके 2 हाथ भी थे और पेयर ऑफ लेग्स भी थे और ये पूरी तरीके से नेक। साथ ही साथ इस मॉन्स्टर को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये कहीं से पिट के आया, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी के अंदर हम लोगों को काफ़ी सारी इंजरीज देखने के लिए मिल सकती थी और काफ़ी बड़े बड़े होल्स भी नज़र आ रहे थे जिसके अंदर से काफ़ी सारा ब्लड बाहर आ रहा था। तभी ये जो मॉन्स्टर होता है ये अपनी जीभ बाहर निकालता है और अपनी जितनी भी वुंड्स या फिर जितनी भी चोटें होती है उन सबको एकदम से चाट लेता है। जिसके बाद ये थोड़ी सी भारी सी आवाज़ के अंदर कहता है, बीड़ी मैं अल्टीमेट किंग हूँ और तुमने सबको हिला के रखा है। तुम इतने स्ट्रांग क्यों हो? तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे खाना चाहते थे, लेकिन देखना एट द एंड ये सारी चीज़ें इतने आसान नहीं रहने वाली तुम्हारे लिए। और लास्ट टाइम वो 2 लोग, वो डिलीशियस फूड, वो इतना अच्छा खासा खाना हमारे दरवाजे तक आया था, लेकिन वो 3 इडियट सेक्टर बीस्ट, उनके कारण वो इंसान वहाँ से भाग गए। चलो कोई ना, अब मेरे पास एक प्लान है। मैं बाकी सेक्टर बीस्ट को खाने के अलावा मैं बाहर जाऊंगा और बाहर के वर्ल्ड के अंदर जाके उन डिलीशियस इंसानों को खाऊंगा, जिसके बाद मैं नॉन स्टॉप उनको खाते रहूंगा और मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। जिसके बाद मैं वापस आऊंगा और बीड़ी मैं तुम्हें हरा के रहूंगा, मैं तुम्हें खाऊंगा एट द एंड और मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल सेक्टर बीस्ट बनूंगा। और वैसे भी देखा जाए तो जितने भी सेक्टर बीस्ट है सेक्टर बीस्ट नेस्ट के अंदर, उन सब का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा घिनौना है और बाहर जो इंसान है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और साथ ही साथ उनको कंज्यूम करने के बाद जो पावर मिलती है वो शायद से सेक्टर बीस्ट से थोड़ी सी कम हो, लेकिन मैं उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम कर सकता हूँ और वो भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से। वैसे भी एट द एंड अल्टीमेट सेक्टर बीस्ट तो मुझे ही बनना है। और इसी के बाद ये ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है एक लाइट की बीम बन के। सडनली स्क्रीन चेंज होती है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जेनजिया एम्पर और ड्रैगन रॉक एंसेस्टर गॉड, ये दोनों के दोनों उस सेक्टर बीस्ट के सामने खड़े होते हैं और ये दोनों के दोनों वही लोग थे जिनका यूजैक्स के मारने के पीछे हाथ था। सेक्टर बीस्ट इन दोनों के सामने आके रुक जाता है और सडनली इन लोगों को देखने के बाद वो अपने शेप को चेंज कर लेता है। इस वक्त उस सेक्टर बीस्ट ने अपनी आधी बॉडी को जेनजिया एम्पर और आधी बॉडी को ड्रैगन रॉक एंसेस्टर गॉड जैसा कर लिया था। मतलब वो अभी एक इंसान लग रहा था जिसकी पूंछ थी और साथ ही साथ उसके 2 सिंग भी थे। सेक्टर बीस्ट इन दोनों की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए पूछता है, क्या अब मैं तुम लोगों की तरह दिख रहा हूँ? उसी के बाद जो जेनजिया एम्पर और ड्रैगन रॉक एंसेस्टर होता है वो दोनों उसको किंग नाम से रिफेयर करते हैं। एक्चुअल में गाइज ये लोग उन सेक्टर बीस्ट के स्लेव बन चुके थे और इसलिए ये इनकी हर बात में हामी भरते थे। ये पैदाइशी स्लेव नहीं थे, बस सीन ऐसा था कि ये लोग पहले से जानते थे कि एट द एंड इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर जितने भी क्रिएचर्स हैं वो सारे मरने वाले हैं और सेक्टर बीस्ट का ये आतंक आने वाला है। सो इन लोगों ने सबसे पहले अपने आप को सेक्टर बीस्ट के सामने सरेंडर कर दिया था। सेक्टर बीस्ट इन लोगों से डिटेल इन्फॉर्मेशन मांगता है यूनिवर्स ओशन के बारे में। सेक्टर बीस्ट इन लोगों से पूछता है कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन के अंदर कौन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग। चलिए गाइस, सीन ऐसा हुआ था कि जब से यूजैक्स मरा था, यूजैक्स के मरने के पीछे कुल मिला के 3 लोग थे और 3 में से एक इंसान को ऑलरेडी जो लू फेंग था वो मार चुका था।
और ग्रेट थंडर स्टार मास्टर के मरने के बाद इन लोगों की फटके हज़ार हो चुकी थी और ये लोग ऑलरेडी जानते थे कि लू फैंग की रेपुटेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर। सो इन लोगों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि ये वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर जा सके। तो इनके पास ना ही एशियन सिविलाइजेशन के अंदर से कुछ था और ना ही वर्ल्ड ऑफ जिन से। तो एट द एंड इन लोगों को यही रास्ता ठीक लगा कि ये लोग सेक्टर बीस्ट को फॉलो कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग जानते थे कि आज नहीं तो कल इन लोगों की गर्दन लू फैंग के हाथ में तो आने ही वाली है। इसी के साथ जो जेनजिया एम्परर होता है वो इस सेक्टर बीस्ट को इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करता है और वो कहता है कि आज का यूनिवर्स ओशन ये पहले के कंपैरिजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि फोर्थ मोस्ट डेंजरस लैंड जो कि वर्ल्ड ऑफ जिन जो कि यहाँ पे इमर्ज हो चुका है। और जब से वर्ल्ड ऑफ जिन यहाँ पे आया है उसके अंदर से काफ़ी सारी पुरानी एशियन सिविलाइजेशन की टेक्निक्स ट्रिक्स और काफ़ी सारे सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स और ट्रू गॉड लेवल के ट्रेजर्स को बाहर लाया जा रहा है, जिसके कारण जो ह्यूमंस है और बाकी जितने भी क्रिएचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। और इन सारे क्रिएचर्स के अंदर से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल क्रिएचर है या फिर जिससे हम लोग को सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है वो और कोई नहीं, वो मिल्की वे हॉर्डी लीडर है। सेक्टर बीस्ट मिल्की वे हॉर्डी लीडर का नाम सुनने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद वो पूछता है ये मिल्की वे हॉर्डी लीडर ये कौन है और ये कौन से बैकग्राउंड से आता है। तभी जेनजिया एम्परर छाती चौड़ी करते हुए कहता है कि मिल्की वे हॉर्डी लीडर वो एक ह्यूमन है और वो प्राइमल यूनिवर्स एरा से है और साथ ही साथ वो एक यूनिवर्स मास्टर है। जैसे ही जेनजिया मास्टर के वर्ड्स ख़त्म होते हैं वो जो सेक्टर बीस्ट होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और वो कहता है ये तो बस एक यूनिवर्स मास्टर है और तुम इससे बचने की बात कर रहे हो, ये तो मेरे लिए एक मूंगफली चबाने जितना आसान है। से अगर एक तरफ से देखा जाए तो ये जो सेक्टर बीस्ट था ये कुछ गलत नहीं कर रहा था। जो सेक्टर बीस्ट है वो एक सुप्रीम लाइफ फॉर्म होती है जिसको यूनिवर्स ओशन के द्वारा ब्रेड किया जाता है। इवन कोई भी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी इनके सामने कुछ भी नहीं होते। मतलब ऐसा समझ लो 5 यूनिवर्स मास्टर या फिर 10 यूनिवर्स मास्टर और दूसरे साइड एक नॉर्मल सा सेक्टर बीस्ट, मतलब इतना ज़्यादा इन लोगों के बीच में पावर डिफरेंस होता है। और जब एक सेक्टर बीस्ट को एक यूनिवर्स मास्टर से बच के रहने के लिए कहा जाए तो डेफिनेटली ये उसके लिए एक हंसने वाली बात ही थी। इसी के बाद जो ड्रैगन रॉक एंजेस्टर गॉड होता है वो रिप्लाई करते हुए कहता है कि माय डियर एम्परर आपको ये जो मिल्की वे हॉर्डी लीडर है इसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली जब वर्ल्ड ऑफ जिन अपीयर नहीं हुआ था तो ग्रेट थंडर स्टार मास्टर इसी के हाथों के द्वारा मारा गया था। जैसे ही सेक्टर बीस इस चीज़ को सुनता है वो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड हो जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। ये एक यूनिवर्स मास्टर उसने एक ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर को कैसे मार दिया। ड्रैगन रॉक अपनी बातों को कंटिन्यू रखता है और वो कहता है जिसके बाद जब लू फैंग वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एंटर कर गया उसके बाद उसको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन गया। इसी के साथ ये जो ड्रैगन रॉक होता है ये और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि एक बार तो ऐसा हुआ था कि ये जो मिल्की वे हॉर्डी लीडर है इसने 100 ऑफ यूनिवर्स मास्टर को एक ही बारी के अंदर मार दिया था, जो कि यूनाइटेड पोर्ट्स अलायंस और पर्पल मून होली लैंड के थे। इन सब लोगों को एक साथ मारने की वजह से ये जो बंदा था इसकी लिटरली हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी टाइम तक लंबे टाइम तक किसी को नहीं पता चला। लेकिन जब बाद में पूरे के पूरे यूनिवर्स की काफ़ी सारी सुप्रीम पावर्स के द्वारा रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये सारी चीज़ें ह्यूमंस के द्वारा ही की गई थी। और ये जो मिल्की वे हॉर्डी लीडर है ये एक सुप्रीम ऑथोरिटी क्लेम करता है वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर। और इसके अलावा ये जो लू फैंग है इसको इवन जो प्राइमल यूनिवर्स की ओरिजिन है उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि ये पूरी की पूरी ओरिजिनल यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल बीइंग है। सेक्टर बीस्ट कहता है ऐसे कैसे हो सकता है करके, वो बस एक यूनिवर्स मास्टर है, उसके बाद भी तुम उसे नंबर 1 मास्टर कह रहे हो, वो भी यूनिवर्स ओशन का। ड्रैगन रॉक कहता है कि उसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंसान या फिर क्रिएचर बस मैं ही नहीं मानता बल्कि पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन के अंदर सब लोग उसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग मानता है। और इसी के अलावा उसने काफ़ी सारे मल्टीपल चीज़ों को प्रूव करके भी दिखाया है। सब लोग कहते हैं कि ये यूनिवर्स मास्टर होने के बाद भी इतना ज़्यादा पावरफुल है और अगर गलती से भी एक ट्रू गॉड बन गया तो इसकी जो पावर होगी वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग होगी। तो वो सेक्टर बी से कहता है कि माय डियर रिस्पेक्टेड एम्परर आपको चाहे कुछ भी हो जाए इस बंदे को मारना पड़ेगा। एक बार ये बंदा मर जाए इसके बाद मुझे नहीं लगता कि पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर कोई और दूसरा क्रिएचर है जो आपकी टक्कर का भी आ सकता है। ये सारी चीज़ सुनने के बाद जो सेक्टर बीस्ट होता है वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा बहुत शांत हो जाता है, जिसके बाद वो थोड़े से वियर्ड से एक्सप्रेशन करते हुए कहता है मिल्की वे हॉर्डी लीडर
तुम नंबर 1 मास्टर हो पूरे यूनिवर्स के। क्या सच में? मैं मोरूशा, मैं तुम्हारे साथ हेड ऑन फाइट करना चाहूँगा, बट अभी नहीं। सबसे पहले मैं इस यूनिवर्स के काफ़ी सारे डिलीशियस फूड का आनंद उठाऊँगा और अपनी पावर को रिक्लेम करूँगा। और एक बार जैसी मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी, उसके बाद मैं देखने आऊँगा कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, और तुम मेरे या फिर तुम बड़े से ज़्यादा पावरफुल हो भी या नहीं। और इस वक्त के बाद से ये जो सेक्टर बीस्ट मोरोशा था, इसने अपना सेकंड मोस्ट पावरफुल एनिमी लू फेंग को बना लिया था। फर्स्ट जो एनिमी था वो डेफिनेटली बड़ी था, जो कि इसके सेक्टर बीस्ट नेट से था। सेक्टर बीस्ट कहता है कि सबसे पहले मैं इस मिल्की वे नाम की बला को ख़त्म करूँगा। इसको खाने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा, जिसके बाद मैं यूनिवर्स के अंदर रिटर्न करूँगा और सब लोगों को खा जाऊँगा। सब लोगों को खाने के बाद एट द एंड में सेक्टर बीस्ट नेस्ट के अंदर जाऊँगा, और फिर बड़ी मैं तुमसे भी अपना बदला लूँगा, और मैं तुम्हें और बाकी के सेक्टर बीस्ट को भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। तुम सब लोगों को बारी बारी से खा के मैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेक्टर बीस्ट बन के दिखाऊँगा। सेक्टर बीस्ट मोरूशा इन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे मैप के बारे में बताओ यूनिवर्स ओशन के। काफ़ी लंबे टाइम तक ये जो सेक्टर बीस्ट मोरूशा होता है, ये काफ़ी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है यूनिवर्स ओशन की, जिसके बाद फाइनली ये लैंड ऑफ डार्कनेस को छोड़ के चले जाता है और यूनिवर्स ओशन के अंदर अपना पावर रख लेता है। और अब ये जो सेक्टर बीस्ट मोरूशा था, ये बस अपने खाने की तलाश में था। वही सडनली सीन चेंज होता है और हम लोग को प्राइमल यूनिवर्स देखने के लिए मिलता है। प्राइमल यूनिवर्स के अंदर हम लोग को एक जगह दिखाई जाती है जो कि पूरी तरीके से डार्क थी। वहाँ पे लू फेंग स्ट्रेट सीधा सीधा चलते जा रहा था। ठीक उसके सामने एक रेड हॉट स्टार था, और जो रेड हॉट स्टार था ये पूरी तरीके से हम लोगों को आग से घिरा हुआ दिख सकता था, लेकिन इसके बीचों बीच एक वाइट कलर का हो रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था। और वहीं पे हम लोग को एक ह्यूमन भी देखने के लिए मिल सकता था जो कि बैठा हुआ था। और ये जो इंसान था, ना इसे ठंड लग रही थी और ना उसे उस ब्लेजिंग फ्लेम से कोई फ़र्क पड़ रहा था। लू फेंग उस पर्सन की तरफ देखता है और उसे टीचर कह के पुकारता है। तभी वो जो सामने वाला पर्सन होता है वो अपनी आंखों को खोलता है। वो लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम सेक्टर बीस नेस्ट के अंदर जाने वाले हो? लू फेंग हाँ के अंदर मुंडी हिलाता है और वो कहता है कि अभी इस पॉइंट के ऊपर जितने भी ग्रेट बींग्स है यूनिवर्स ओशन के अंदर, उनके अंदर से सारे के सारे अपने लिमिट तक अपने आप को पुश कर सके हैं, और अभी अपनी पावर्स को बढ़ाना टोटली इम्पॉसिबल हो गया है। लेकिन स्टिल वो जो सेक्टर बिस्ट है वो दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहा है। तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया है और हम लोगों ने सोचा है कि हमें और ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए और हमें फाइनली सेक्टर बीस नेस्ट की तरफ आगे जाना चाहिए। फिलहाल हमने अभी कोई अटैक करने के बारे में तो नहीं सोचा, लेकिन हम लोग सेक्टर बीस नेस्ट के अंदर जाके वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, और इन सारी इन्फॉर्मेशन के कारण हम लोगों को फ्यूचर के बारे में पता चलेगा कि हमें इन सेक्टर बीस से कैसे डील करना है। लू फेंग कहता है कि टीचर, आपने मुझे बहुत पहले बोला था कि इससे पहले कि मैं सेक्टर बीस नेस्ट की तरफ आगे बढ़ूँ, मैं आपसे आके मिलूँ। सेटिंग माउंटेन गेस्ट लू फेंग की तरफ देखते हैं और फिर वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें विल पावर के द्वारा दी गई है, जो कि उन प्राइमल यूनिवर्स के वो जो भी है 3 एंसेस्टर गॉड जिनके द्वारा तुम्हें पता चली, ये सारी इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ सही है और कुछ कुछ गलत है। जैसे कि उन लोगों ने कहा था कि ये जो यूनिवर्स बोट है इसको उन सेक्टर 20 से डील करने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये एक जोक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद लू फेंग एक थॉट के अंदर स्टक हो जाता है, जिसके बाद वो सिटिंग माउंटेन गेस्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि टीचर, क्या आपका मतलब ये है कि ये जो विल पावर जो ये प्राइमल यूनिवर्स की है, जो भी उन्होंने कहा, ये सारी चीज़ें बकवास है? सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है नहीं, एक्चुअल में ये बकवास नहीं है। सेक्टर 20 सही में वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस क्रीचर होते हैं और उनको मारना तुम सब लोगों के लिए अच्छी बात है। और देखा जाए तो ये जो सेक्टर 20 की एग्जिस्टेंस है ये बस डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया जाता है, इनका जन्म ही डिस्ट्रक्शन के लिए होता है। सो ऑफकोर्स ये तुम लोगों का राइट है कि तुम इन सारी चीज़ों से बच के रहो। मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सेक्टर 20 है जिनके बारे में तुम जितना सोचते हो, ये तुम्हारे सोच से भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। तुम सब लोग अपने आप को क्या समझते हो? तुम सब लोग बस यूनिवर्स ओशन के बाई प्रोडक्ट्स हो, लेकिन ये जो सेक्टर 20 है ये लिटरली ये एक नोबल लाइफ फॉर्म है जिसके सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। ऑफकोर्स अगर मैं सेक्टर 20 को इतना ज़्यादा पावरफुल बता रहा हूँ तो मैं उस फाइनल सेक्टर 20 की बात कर रहा हूँ जो कि सारे सेक्टर 20 को मारने के बाद अल्टीमेट किंग बनने वाला है।
सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सिंगल सेक्टर बीस्ट, एक नॉर्मल सा साधारण सा सेक्टर बीस्ट तुम्हारी एबिलिटीज़ का कुछ नहीं उखाड़ सकता और तुम आराम से उनसे पंगा ले सकते हो। लेकिन एक नोबल सेक्टर बीस्ट ये टोटली काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। और मैं तुम्हें ये भी बता दूँ कि ये जो सेक्टर बीस्ट होते हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेलिजेंस होती है। और तुम जानते हो कि पूरी की पूरी ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर सबसे आसान वो कौन सी चीज़ है जो कि सेक्टर बीस्ट के लिए है? लू फेंग थोड़ा सा शक के साथ देखता है। सेटिंग माउंटेन गेस्ट हंसते हुए कहता है कि प्राइमल यूनिवर्स, पूरी की पूरी ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा हार्मलेस ऑब्जेक्ट कोई है तो वो है प्राइमल यूनिवर्स, जिससे सेक्टर बीस्ट को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। सेटिंग माउंटेन गेस्ट हंसते हुए कहता है कि जब एक सेक्टर बीस्ट एक मिनिएचर यूनिवर्स के ऊपर अटैक करता है तो डेफिनेटली जो मिनिएचर यूनिवर्स होता है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए सेक्टर बीस्ट के सामने कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन जब एक सेक्टर बीस्ट एक प्राइमल यूनिवर्स के ऊपर हमला करता है तो लिटरली प्राइमल यूनिवर्स अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइमल यूनिवर्स कोई भी अटैक नहीं कर सकता। वो बस दिखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगता है क्योंकि उसने काउंटलेस लाइफ फॉर्म को ब्रेड किया है, मतलब पैदा किया है, जन्म दिया है। लेकिन उसके अंदर ऐसी कोई स्किल नहीं है जिसके थ्रू वो किसी के ऊपर अटैक कर सके। और एक और चीज़, ये जो प्राइमल यूनिवर्स है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इवन ये जो सेक्टर बीस्ट है ये इस प्राइमल यूनिवर्स को डिवॉर करने लग गया। ये बूढ़े होने तक उसको खा खा के मर जाएगा, लेकिन प्राइमल यूनिवर्स कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये जो प्राइमल यूनिवर्स है ये अपने आप के थ्रू टाइम टू टाइम सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मोड के अंदर जाता रहता है और कुछ टाइम के अंदर ये वापस से पहले की तरह ठीक हो जाता है। देखा जाए तो ये सेक्टर बीस्ट भी हमेशा प्राइमल यूनिवर्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये जो सेक्टर बीस्ट है इन्हें तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बस प्राइमल यूनिवर्स चाहिए, क्योंकि प्राइमल यूनिवर्स से अच्छी मील शायद से उनके लिए कोई हो ही नहीं सकती। इस चीज़ को तो भूल जाओ कि ये जो प्राइमल यूनिवर्स है ये अपने आप को या फिर ये तुमको बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सारे लाइफ फॉर्म डिस्ट्रॉय हो भी जाता है या फिर प्राइमल यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो वापिस से रिक्रिएट हो जाएगा। बस प्राइमल यूनिवर्स इतना ज़्यादा इसलिए डर रहा है क्योंकि एक बार अगर इसके ओरिजिन को कुछ हो जाता है तो मे बी इसको काउंटलेस रिकॉग्निशन एराज लग जाएंगे अपने आप को पूरी तरीके से हील करने के लिए। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ये प्राइमल यूनिवर्स अपने जितने भी लाइफ फॉर्म जो भी इसने ब्रेड किए हैं ये इन सब लोगों को हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और इसने जो भी तुम लोगों को लालच देने के लिए बताया है, जैसे कि तुम्हें काफ़ी सारे एशियन सिविलाइजेशन के इनहेरिटेंस और काफ़ी कुछ, और मैंने सुना था कि इवन टीचर ओरिजिन को भी छोड़ने के लिए प्राइमल ओरिजिन मान चुका है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से बाई प्रोडक्ट्स है। रही बात उन एशियन इनहेरिटेंस वगैरह तो वो बहुत हज़ारों करोड़ों सालों से पड़े हुए थे, तो वो सब देना प्राइमल ओरिजिन के लिए एक तरीके से ऐसा है कि जैसे वो अपनी कुछ बची कुची बाई प्रोडक्ट्स तुम्हारे तरफ फेंक रहा हो। और रही बात टीचर ओरिजिन को छोड़ना, तो वो बस कुछ लॉस को ऑफेंड करने के कारण वहाँ पे ट्रैप हुए थे, और मुझे नहीं लगता कि प्राइमल ओरिजिन को कोई भी दिक्कत आएगी उन्हें छोड़ने में। तो तुम्हें कुछ ऐसा मांगना चाहिए प्राइमल ओरिजिन से जिससे तुम भी अपने बेनिफिट रीप आउट कर सको। एक तरीके से सिटिंग माउंटेन गेस्ट लू फेंग को बस यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये काफ़ी अच्छा खासा मौका है और इस मौके पे अगर तूने चौका नहीं मारा तो ये मौका दोबारा नहीं आने वाला। सिटिंग माउंटेन गेस्ट लू फेंग को एक सजेशन देते हैं कि लू फेंग अपनी कॉन्शियसनेस को प्राइमल ओरिजिन की कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज कर सकता है। लू फेंग को स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन फिर वो एग्जांपल देके बताते हैं कि जब तुम लोगों की कॉन्शियसनेस आपस में जुड़ जाएगी उसके बाद तुम प्राइमल ओरिजिन को वापस से रिक्रिएट करते हुए, डिस्ट्रॉय करते हुए, और ये सारा का सारा जो नज़ारा है वो सारी चीज़ें तुम देख सकते हो। और मैं सही बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें देख के तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इन सब चीज़ों से तुम प्राइमल ओरिजिन का सबसे पहला लाइफ फॉर्म कैसे ब्रेड हुआ था उसे भी देख सकते हो। इवन प्राइमल यूनिवर्स का लास्ट लाइफ फॉर्म जो कि सेक्टर बीस्ट है में भी तुम इसे भी ख़त्म होते हुए देख सकते हो। और इन सब चीज़ों के अलावा तुम खुद प्राइमल यूनिवर्स को भी रिकन्स्ट्रक्ट या फिर डिस्ट्रॉय होते हुए देख सकते हो। और इन सारी चीज़ों को पर्सनली एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ और ऐसी कोई ख़ास बात बचेगी। सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है कि अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी होती तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ को ट्राई करता, लेकिन ये जो ओरिजिन है ये मुझे कभी भी ये सारी चीज़ें ट्राई नहीं करने देगा। ये बस टीचर ओरिजिन या फिर तुम दोनों में से किसी एक को चूज़ करेगा। और क्योंकि ये सेक्टर बीस्ट वाला थ्रेट है तो डेफिनेटली ये अपनी सबसे बेस्ट चॉइस बनेगा। टीचर ओरिजिन को छोड़ना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो हो सकता है, वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे जहाँ तक कि लगता है अगर इसे अपनी बेस्ट चॉइस बनानी होगी तो ये तुम्हें ही चूज़ करेगा।
और सच कहूँ तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, लेकिन इन सब चीज़ों में मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरे डिसाइपल हो और मुझे खुशी है कि तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। लू फैंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। उसे लगता था कि जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो एक्चुअल में उसे कुछ और कहना चाहते थे। उसे लगता था कि वो उसे कुछ तो भी डुआंग डोंग रिवर के इनहेरिटेंस के बारे में या फिर सीलिंग था जो भी वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर हुआ था, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं। बट उसकी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अलग निकला, क्योंकि सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। लू फैंग सिटिंग माउंटेन गेस्ट की तरफ देखता और उसे कहता है कि टीचर, आपने फ्लेम गॉड रेस को क्रिएट किया, आपने अर्थलिंग्स को क्रिएट किया। मुझे आज तक कभी भी पता नहीं चल पाया कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों की। मैं ऑलरेडी आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी सिटिंग माउंटेन गेस्ट लू फैंग की तरफ देखते हुए हंसने लग जाता है और सडनली वो अपनी उंगली को एक सडन डायरेक्शन की तरफ वेव करते हुए बोलता है, वो तुम्हें दिख रहा है? तुम्हें वो आग नज़र आ रही है? वो आग किस तरीके से बढ़ रही है? तभी हम लोग को दूसरे साइड दिखाया जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा आग का रिंग दिखाया जाता है, और इस रिंग के अंदर काफ़ी सारा मलबा जो है वो गोल गोल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भटक रहा था, मतलब घूम रहा था। सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है कि मुझे लगता है कि वो ओरिजिनल माइंड वो यहाँ पे आ चुका है, और मैं जो तुमसे कहना चाहता हूँ वो मुझे वो सारी चीज़ें कहने नहीं देगा। जैसे कि तुम्हें पता होगा कि यूनिवर्स ओशन के अंदर हम लोग कभी भी इनहेरिटेंस के बारे में टॉक नहीं कर सकते, या फिर ट्रू गॉड लेवल के इनहेरिटेंस के बारे में हम आपस में बात नहीं कर सकते। उसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं तुम्हें बताना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकता। सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है कि जब वक्त आएगा मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बता दूंगा। तभी लू फैंग उनसे पूछता है कि ये वक्त कब आने वाला है करके। सिटिंग माउंटेन के स्माइल करते हैं और कहता है कि मैं तुम्हारी पावर से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन अभी तक वक्त नहीं आया है, तो मुझे अभी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वक्त होगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगा, और वैसे भी अभी अगर मैं चाहूँ तो भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लू फैंग को हमेशा से ऐसा लगता था कि सबसे ज़्यादा एशियंट और सबसे ज़्यादा बिगेस्ट सीक्रेट यूनिवर्स ओशन का और कोई नहीं, सिटिंग माउंटेन गेस्ट ही है। क्योंकि वर्ल्ड ऑफ जिन से भी सिटिंग माउंटेन गेस्ट जुड़े हुए हैं, जो कि एशियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। लू फैंग को ऐसा लगता था कि सिटिंग माउंटेन गेस्ट काफ़ी कुछ जानता है, और वो डेफिनेटली सिटिंग माउंटेन गेस्ट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता था। और वो ये भी जानता था कि मे बी सिटिंग माउंटेन गेस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, वो जितना सोच रहा है उसकी उम्मीदों से भी ज़्यादा। एट द एंड सिटिंग माउंटेन गेस्ट लू फैंग को बस इतना ही बताता है कि उन सेक्टर बीस्ट को अंडर एस्टिमेट करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, और तुम्हारी मूशा बॉडी को तुम सेक्टर बीस्ट नेस्ट के अंदर भेजना, क्योंकि अभी भी तुम अपने पीक पावर तक नहीं पहुँचे हो, और वो बाकी सारे जो ट्रू गॉड्स है वो ऑलरेडी अपने पीक को हिट कर चुके हैं। लेकिन जब तुम ट्रू गॉड लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू करोगे, तुम्हारी जो पावर्स है उसके अंदर वापस से इनक्रेडिबल चेंज आने वाला है। सो अभी हर एक चीज़ को सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी मूशा बॉडी को भेजना। लू फैंग ये सारी चीज़ें सुनने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि उसके टीचर के अकॉर्डिंग वो अभी भी सेक्टर बीस्ट को मारने के कैपेबल नहीं है। सिटिंग माउंटेन गेस्ट लू फैंग को बस यही कहता है जाते जाते कि याद रखना, ये अभी तक का सबसे बड़ा एपोकैलिप्स है, और इसे अंडर एस्टिमेट करने की बिल्कुल भी गलती मत करना, क्योंकि सेक्टर भी सच्ची में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। इसी के बाद जो लू फैंग होता है वो उन्हें वो करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसी के बाद हम लोगों को लू फैंग एंसेस्टर गॉड पैलेस के अंदर नज़र आता है, जो कि एंसेस्टर गॉड सीक्रेट रीजन के अंदर था। वहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी लू फैंग को नहीं रोका, क्योंकि ऑलरेडी जो एंसेस्टर गॉड थे वो इन सब लोगों को कह चुके थे कि लू फैंग यहाँ पे कभी भी आ सकता है। इसलिए लू फैंग वहाँ पे बिना किसी रोक टोक के आराम से अंदर आ जाता है। अंदर जाने के बाद लू फैंग एक पैलेस के अंदर आता है, और जब वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे अपने सामने की तरफ 3 थ्रोन्स नज़र आते हैं, और इन तीनों थ्रोन्स के ऊपर 3 एंसेस्टर गॉड बने हुए थे। आफ्टर ट्रिलियंस ऑफ एरा ये फाइनली ट्रू गॉड बन चुके थे, मतलब यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर। और वैसे भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा हाईली गिफ्टेड थे ओरिजिन के द्वारा। और वैसे भी अभी पूरी की पूरी ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर काफ़ी सारे ट्रू गॉड्स हैं, और अभी भी अगर वो एंसेस्टर गॉड यूनिवर्स मास्टर ही रहते तो ये एक बहुत बड़ा जोक बन जाता सब लोगों के लिए। लू फैंग एंसेस्टर गॉड की तरफ देखता और उन्हें कहता है, मुझे लगता है शायद से अभी तुम लोगों को पता होगा कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स है करके। तभी वो जो एंसेस्टर गॉड होता है वो कहता है, सच कहे तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट जो ओरिजिनल माइंड है मे बी उसे पता है, जिसके वजह से वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा अपसेट है।
लू फैंग काफ़ी ज़्यादा प्राउडली कहता है कि इन सब चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है, और वैसे भी ओरिजिनल माइंड ने सबसे पहले टीचर ओरिजिन को सप्रेस किया था, जिसके कारण पूरी की पूरी ह्यूमन रेस जो थी वो अपसेट थी। और वैसे भी सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने तो लू फैंग को कहा ही था कि ओरिजिनल माइंड से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ओरिजिनल माइंड को भी सर्टन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और जब तक लू फैंग कोई रूल ब्रेक नहीं करता ओरिजिनल माइंड भी उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। लेकिन स्टिल इसके बाद भी लू फैंग कोई भी चीज़ ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकता था जो भी सेटिंग माउंटेन गेस्ट ने लू फैंग को बताई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक बार लू फैंग की जो कॉन्शियसनेस होती है वो यूनिवर्स ओरिजिन के अंदर एंटर करती है, उसके बाद वो खुद में एक ओरिजिनल यूनिवर्स बन जाएगा, और फिर वो आराम से एक्सपीरियंस कर सकता था डिस्ट्रक्शन और रीबर्थ। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस साउंड करती है, लेकिन लू फैंग जानता था अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके जितने भी अवतार है या फिर उसकी जो सोल है उन सारी चीज़ों को ओरिजिनल यूनिवर्स काफ़ी ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसके कारण लू फैंग भी मर सकता है। तो इन सब चीज़ों के अंदर कुछ रिस्क तो थे ही। कुछ ही टाइम के बाद जो डबल फेस एंसेस्टर होता है वो लू फैंग की तरफ देखते हैं और कहता है, सिंस तुम अपने जिद के ऊपर अड़े हुए हो, इसलिए जो ओरिजिनल माइंड है उसने कहा है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो, लेकिन उसके बाद भी वो तुम्हारी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तैयार है। अगर तुम सारे के सारे सेक्टर बीस्ट को मार देते हो और ओरिजिनल यूनिवर्स को प्रोटेक्ट कर लेते हो, तो ना कि वो टीचर ओरिजिन को रिलीज़ करेगा बल्कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा। एंड ऑफ कोर्स तुम्हारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी तभी पूरी होगी जब ये यूनिवर्स एरा ख़त्म होगा। तुम लोगों को भी पता होगा कि जो ओरिजिनल माइंड है वो कॉन्स्टेंटली ऑपरेशन लॉ के द्वारा बंधी हुई है, तो वो तुम्हें कभी भी झूठ बोलने की कोशिश नहीं करेगी। लू फैंग स्माइल करता और फिर कहता है, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। वही जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि लू फैंग ने कुछ लोगों को मतलब कुछ ट्रू गॉड्स को ये ड्यूटी सौंपी थी कि वो हर यूनिवर्स एरा के अंदर से कुछ ट्रू गॉड्स को चूज़ करे। तो जब ये लोग ट्रू गॉड्स को चूज़ करने जाते हैं तो मैक्सिमम ट्रू गॉड जो होता है वो इन लोगों को मना कर देता है। वो कहता है कि ये एक्सट्रीमली डेंजरस हो सकता है और उनके मरने के बाद उनके पीछे उनके रेस की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, तो वो अपनी रेस की लास्ट होप है। तो इसी तरह की कुछ इंटरनल डिस्कशन हम लोगों को सुनने के लिए मिलता है, लेकिन स्टिल अभी भी काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम था, अभी भी ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स बचे हुए थे। सो इन सब चीज़ों के अंदर कोई भी जल्दी नहीं थी। वही यूनिवर्स ओशन के अंदर जब चारों तरफ इस चीज़ के लिए बहस चल रही थी कि सेक्टर पीक नेस्ट के अंदर कौन जाने वाला है, वही दूसरी तरफ हम लोगों को सेक्टर बीस्ट मोरोशा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी टिल्टेड पीक सेक्टर को छोड़ चुका था। वो हमें काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हुए देखने के लिए मिल सकता था। वो कहता है कि ये तो चॉज एयर है, ये कितनी ज़्यादा रिच है, ये चारों तरफ है करके, लेकिन सेक्टर बीस नेस्ट के अंदर ये नहीं थी, ये यहाँ पे कितनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर है, ये चारों तरफ है। वही हम लोगों को सेक्टर बीस मोरोशा एक गोल्डन मैन के रूप में देखने के लिए मिल सकता था, जिसकी एक पूंछ भी थी, और एक तरीके से इसने यहाँ के रहने वाले बींग्स का शेप ले लिया था। और साथ ही साथ सेक्टर बीस मोरोशा के पास उसकी गोल्डी पावर्स भी थी, जिसके कारण कोई भी उसके ऊपर शक नहीं कर पा रहा था। इसी के बाद सेक्टर बीस मोरोशा अपना मुंह खोलता है। अपने मुंह को खोलते ही उसके मुंह के अंदर से एक वैक्यूम निकलता है, जो कि आसपास की जितनी भी चॉज एयर होती है उन सबको अपने मुंह के अंदर खींचने लग जाता है, और आसपास काफ़ी सारे ब्लैक होल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोसेस लगभग एक दिन तक चलता है। एक दिन के बाद फाइनली मोरोशा रुक जाता है। वो कहता है कि ये कितना ज़्यादा प्लीजिंग है, अल्टॉट बाकी के सेक्टर बीस्ट को खाने से अच्छा ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो किसी भी टाइम इन सारे चॉज एयर को निकल सकता था और अपनी एनर्जी को रिकवर कर सकता था। भले ही ये जो चॉज एयर थी ये काफ़ी ज़्यादा थिन थी, लेकिन स्टिल इसके बाद भी ये काम की थी। और साथ ही साथ ये जो चॉज एयर था इसको थोड़ा बहुत सॉलो करने का जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा स्लो था, लेकिन स्टिल सेक्टर बीस मोरोशा खुश था, क्योंकि वो अपनी खुद की नई नई डिस्कवरीज कर रहा था। इसके बाद सेक्टर बीस मोरोशा टेलीपोर्ट कर लेता और वो यूनिवर्स ओशन के टूर के ऊपर निकल जाता है। उसके पास एक मैप था जो कि उसको ज़ेंजिया एम्पर ने और ड्रैगन रॉक एंसेस्टर गॉड ने दिया था, और इन सारे मैप की मदद से वो गुम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। और इसके अलावा ये जो सेक्टर बीस्ट होते हैं इनके अपने नेस्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हैं, और इन सारी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की वजह से डेफिनेटली वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो अपने सेक्टर 20 नेस्ट तक आराम से पहुंच सकता है। वही हम लोग को देखने के लिए मिलता है लगभग आधा महीना टूर करने के बाद जो सेक्टर 20 मोरोशा होता है वो एक जगह पे पहुंचता है। उसके ठीक सामने एक बहुत बड़ा मिनिएचर यूनिवर्स था, जिसका डायमीटर लगभग 100 मिलियन लाइट ईयर्स का था। ये लिटरली काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। सेक्टर 20 मोरोशा इस यूनिवर्स को देखते हुए, मतलब इस मिनिएचर यूनिवर्स को देखते हुए कहता है कि कितना ज़्यादा डिलीशियस है करके। वो अपनी पूंछ को घुमाता और एक स्लैश करते हुए इस यूनिवर्स की तरफ फेंक के मारता है।
सेक्टर 20 मोरोशा कहता है कि एक्चुअल में मैं फील कर सकता हूँ कि ये जो यूनिवर्स ओरिजिन है, इसका जो मिनीचर यूनिवर्स है या फिर इसका जो ओरिजिन होगा वो कितना ज़्यादा डिलीशियस होगा। ये सेंसेशन लिटरली मुझे काफ़ी ज़्यादा थ्रिल कर रही है। लेकिन इसके बाद भी जो सेक्टर 20 मोरोशा था वो अंधाधुन इस मिनीचर यूनिवर्स को खाने के लिए नहीं गया। वो सबसे पहले सोचता है कि मिनीचर यूनिवर्स किसका है, वो पता लगाता है। पता लगाने के बाद उसको पता चलता है कि ये जो भी ये पर्सन है ये एक ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर है और ये फर्स्ट यूनिवर्स एरा से है। तो वो सोचता है उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट लू फैंग है और लू फैंग के सामने ये जो बंदा है ये कुछ भी नहीं है, इसको वो आराम से मार सकता है। और इसके अलावा ये जो मिनीचर यूनिवर्स होता है इसका जो ओरिजिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होता है और इससे जितनी उसको एनर्जी मिल सकती है वो शायद ही उसको बाकी सारी चीज़ों से मिलेगी। और मिनीचर यूनिवर्स को कंज्यूम करना काफ़ी ज़्यादा ईजी भी था उसके लिए। तो सेक्टर 20 मोरोशा सबसे पहला अपना जो मील होता है यूनिवर्स मिनीचर यूनिवर्स का वो इसी मिनीचर यूनिवर्स को बनाता है। इसी के बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो सेक्टर 20 मोरोशा होता है वो एंडलेस चॉइस स्पेस के अंदर खड़ा होता है और सडनली उसकी पूरी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारी जो गोल्डी पावर्स होती है वो इमिट करना स्टार्ट कर देती है और सडनली ये काफ़ी सारी ब्लैक कलर की लाइंस और वेव्स क्रिएट कर देती है। ये सारी जो वेव्स होती है वो अपने सामने वाले मिनिएचर यूनिवर्स के ऊपर अटैक कर देती है। ये वेव काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड के अंदर आज आगे जा रही थी, जैसे कि वो लाइट के स्पीड से ऑलरेडी 100 टाइम ज़्यादा हो। तो ये जो सेक्टर 20 मोरोशा था इसके सामने वो जो बड़ा सा मिनिएचर यूनिवर्स था वो अभी इससे लगभग 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर था, लेकिन उसके बाद भी इतने दूर से भी ये जो सेक्टर 20 मोरोशा था ये आराम से उसके एनर्जी या फिर उसकी ओरिजिन को अपने अंदर चूस पा रहा था। थोड़े टाइम के बाद उस ओरिजिन को चूसने के बाद जो सेक्टर 20 मोरोशा होता है वो 2 सेकंड के लिए रुक जाता है और कहता है अच्छा तो ये है ओरिजिन, ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। अगर गलती से भी बीडी को इस चीज़ के बारे में पता चलता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा और फिर जल्दी जल्दी वो सारे मिनिएचर यूनिवर्स को खा जाएगा। और मैं अपने ये सारे जो मिनिएचर यूनिवर्स है ये किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड नंबर के अंदर है और मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा टाइम लगने वाला इन सारे मिनिएचर यूनिवर्स को कंज्यूम करने के लिए। ये जो ओरिजिन था, ओरिजिन को चूसते चूसते जो मोरोशा था वो इस सामने वाले मिनिएचर यूनिवर्स के बारे में भी सुन रहा था, जो भी उसको उसके वो जो 2 स्लेव्स थे जिन्होंने उसको इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये जो चीज़ है, मतलब ये जो मिनिएचर यूनिवर्स है ये फायरफ्लाई ट्रू मास्टर नाम के पर्सन का है जो कि फर्स्ट यूनिवर्स एरा से है और ये बस एक मेडिकोर ट्रू गॉड है, मतलब ये एक नॉर्मल सा एवरेज सा यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर है। सेक्टर 20 मोरोशा सोचता है कि ये तो टॉप 8 के अंदर भी नहीं आता यूनिवर्स के अंदर, तो इसको तो मैं आराम से मार ही सकता हूँ, तो इसका कोई टेंशन वेंशन नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को मिनिएचर यूनिवर्स दिखाया जाता है फायरफ्लाई क्लैन का। उसी के अंदर हम लोग को एक छोटा सा फायरफ्लाई क्लैन देखने के लिए मिलता है। जो फायरफ्लाई क्लैन था ये डिवाइन आई क्लैन या फिर स्केलेटन क्लैन जितना बड़ा नहीं है और ये जो पूरा मिनिएचर यूनिवर्स है इसके अंदर कुल मिला के बस एक ही ट्रू गॉड है, मतलब एक ही यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर है जो कि फायरफ्लाई ट्रू मास्टर है। ट्रू मास्टर अपने मिनिएचर यूनिवर्स के अंदर एक बहुत बड़े मतलब एक एंसेस्टर पैलेस के अंदर रहता था और ये जो बंदा होता था ये बंदा ज़्यादातर पूरे टाइम सोते ही रहता था, क्योंकि ये सोते टाइम जब भी प्रैक्टिस करता था तो ये ज़्यादा अपने आप को कंसंट्रेटेड और ज़्यादा लेवल के अंदर पावर्स को कंज्यूम कर पाता था। भी सोते सोते लॉस को कॉम्प्रहेंड करने का एक अलग ही मजा है। सडनली ये जो फायरफ्लाई ट्रू मास्टर होता है उसकी नींद खुलती है, वो अपनी आंखों को खोलता है, उसे ऐसा फील होता है कि कुछ तो है जो सही नहीं हो रहा और उसकी जो बॉडी है और उसके कुछ जो पाव वगैरह है वो सडनली थोड़े थोड़े से ग्रे पड़ने स्टार्ट हो गए थे। टाइम के अंदर जो फायरफ्लाई ट्रू मास्टर होता है उसे समझ जाता है कि ये जो भी हो रहा है ये कुछ तो हो रहा है, उसके मिनिएचर यूनिवर्स के साथ कुछ हो रहा है और कुछ ही टाइम के अंदर उसे ये भी पता लग जाता है कि उसका ओरिजिन जो है मिनिएचर यूनिवर्स का उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, वो पता नहीं धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहा है, वो लॉस्ट होते जा रहा है। वो जिस स्पीड से लॉस्ट हो रहा है अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो अगले 8 दिन के अंदर अंदर उसका जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो पूरी तरीके से अपने ओरिजिन को खो देगा, जिसके बाद उसका मिनिएचर यूनिवर्स क्रैम्बल कर जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से। लेकिन ये जो फायरफ्लाई ट्रू मास्टर था इसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि ये एक्चुअल में हो कैसे रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी ट्रू गॉड या फिर यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर नहीं था जिसके पास ऐसी कोई पावर हो कि वो दूसरे यूनिवर्स मास्टर या फिर दूसरे सुप्रीम यूनिवर्स मास्टर के मिनिएचर को कंज्यूम कर। वो थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर जोर डालता है तो उसे कुछ याद आता है, उसे याद आता है कि इस तरीके की जो ताकतें होती है वो तो सेक्टर 20 के अंदर होती है, यही सारी चीज़ें उनको एंसेस्टर गॉड्स ने बताई थी। जब फायरफ्लाई मास्टर थोड़ा सा और पता लगाने की कोशिश करता है या फिर समझने की कोशिश करता है तो उसे पता लगता है कि ये जो भी एनर्जी है जो कि उसके मिनिएचर यूनिवर्स की ओरिजिन को निकल रही है वो एनर्जी एक तरीके से पूरी तरीके से अपोजिट एनर्जी है, वो गोल्डी पावर से बिल्कुल अलग है और इस चीज़ से उसे अंदाज़ा लग जाता है कि ये ज़रूर सेक्टर 20 होंगे। लेकिन फिर वो सोचता है कि पूरे के पूरे ओरिजिनल ओशन के अंदर अभी तक ऐसा एक भी एनकाउंटर नहीं हुआ जहाँ पे सेक्टर 20 इन्वॉल्व हो,
तो पहला इंसान वही क्यों बना, वो इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है करके। लेकिन स्टिल उसे एक बार कंफर्म करना था, तो वो सडनली अपने 4 या फिर अपने 12 यूनिवर्स मास्टर को बुलाता है। ये सारे उसके जो 12 यूनिवर्स मास्टर थे, वैसे तो इनमें से ज़्यादातर लोग वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर थे, लेकिन स्टिल इन सब लोगों के पास अपनी मल्टीपल बॉडीज़ थी, तो ये अपनी सेकंड बॉडीज़ को लेके इनके सबके सामने आ जाता है। इसी के बाद जो पावरफ्लाई ट्रू मास्टर होता है, वो इनको शॉर्ट के अंदर सारी स्टोरी बताता है कि मैं अभी तुम्हें सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, लेकिन बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि कोई तो भी एनर्जी है जो कि हमारे ओरिजिन को कंज्यूम कर रही है, और इस पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर बस एक ही ऐसी एनर्जी है जो कि किसी की भी मिनिएचर यूनिवर्स को या फिर किसी भी चीज़ को डिवॉर कर सकती है, और वो और कोई नहीं, वो सेक्टर बीस्ट है। फायरफ्लाई मास्टर कहता है कि मैं तुम में से किसी एक को बाहर भेजना चाहता हूँ मिनिएचर यूनिवर्स के बाहर, ताकि कोई एक चेक करके आ सके कि एक्चुअल में वहाँ पे चल क्या रहा है। तभी एक पर्सन आके आता है, इस पर्सन का नाम कंट्रोल डार्क मास्टर था। ये कहता है कि मैं तैयार हूँ, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे अगर अपने मिनिएचर यूनिवर्स के लिए अपनी जान भी नहीं देनी पड़े, मुझे अपने रेस के लोगों के लिए अगर कुछ भी करना पड़े, तो मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। इसी के बाद जो कंट्रोल डार्क मास्टर होता है, वैसे भी इसके पास अपनी मल्टीपल बॉडीज़ होती है, और अगर इसकी एक बॉडी खो भी जाती है तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अपनी दूसरी बॉडी को वापस से पैदा कर सकता है, जिस तरीके से लू फैंग किया करता था। बस उसको थोड़ी सी एनर्जी ही वेस्ट होगी अगर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो। इसी तरीके से कुछ ही टाइम के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो कंट्रोल डार्क मास्टर की जो दूसरी बॉडी थी, जो कि कहीं और रहती थी, वो सडनली टेलीपोर्ट हो जाती है यूनिवर्स मेम्ब्रेन के अंदर। वो फायरफ्लाई ट्रू मास्टर ने किया था, और फायरफ्लाई ट्रू मास्टर उस स्ट्रेंज एनर्जी को फील कर पा रहा था कि वो कहाँ से आ रही है, इसलिए वो कंट्रोल डार्क मास्टर को उन सारी चीज़ों की प्रॉपर लोकेशन दे पा रहा था। कुछ टाइम तक एक सर्टन डायरेक्शन के ऊपर आगे बढ़ते बढ़ते सडनली ये जो कंट्रोल डार्क मास्टर होता है, वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा है जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर चॉज एयर थी, और काफ़ी सारे होलोग्राम टाइप के अंदर जो वेव्स थी वो फॉर्म हो गई थी। और इस जगह पे आने के बाद इवन इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सफोकेटेड सा फील होने लग गया था, इसको तो सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वैसे मेरे को एक समझ नहीं आता ये सांस किस चीज़ की लेते हैं, जबकि स्पेस के अंदर ऑक्सीजन तो है ही नहीं। कुछ टाइम तक एक सर्टन डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ने के बाद ये जो कंट्रोल डार्क मास्टर होता है, वो फाइनली एक डार्क वर्ल्ड के अंदर एंटर कर जाता है, जहाँ पे उसको एक टाइनी सा और एक डार्क सा स्पॉट नज़र आता है। वो स्पॉट की तरफ देखता है तो उसे कुछ भी चीज़ क्लियर तो नज़र नहीं आती, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि ये जो सेक्टर 20 मोरोशा है, ये ऑलरेडी 1 मिलियन किलोमीटर दूर है। वो इतने दूर से इस सेक्टर या फिर ये जो भी ओरिजिन है, इसको उतने दूर से चूसने की कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली जो कंट्रोल डार्क मास्टर है तो बस एक नॉर्मल सा यूनिवर्स मास्टर है, तो इसके पास इतनी पावर नहीं कि इतना दूर तक दे सके, लेकिन ये एक स्पॉट नोटिस करता है जो कि सारी की सारी एनर्जी को चूस रहा है। और उस स्पॉट को देखने के बाद वो कुछ ना कुछ समझ जाता है कि ये कोई अलग ही एनर्जी है, और वो समझ जाता है कि ये और कुछ नहीं है, सेक्टर 20 है करके। सडनली वो जो सेक्टर 20 मोरोशा था, वो भी कंट्रोल डार्क मास्टर को इतना दूर से देख लेता है। वो जब अपनी ब्लडी आइज से कंट्रोल डार्क मास्टर को देखता है, तो वो कहता है फ्रैगवाइल, मतलब एक काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस सा फूड। वो कंट्रोल डार्क मास्टर को देखते ही इमीडिएटली कंट्रोल डार्क मास्टर को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। सडनली जो कंट्रोल डार्क मास्टर होता है, उसे कुछ तो अनईजी सा फील होने लग जाता है, उसे समझ आने लग जाता है कि वो एक सर्टन डायरेक्शन की तरफ खींचा चला जा रहा है। सडनली जो कंट्रोल डार्क मास्टर होता है, वो अपनी गोल्डी पावर्स को बर्न करने लग जाता है, और इसी के साथ वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर भागने की कोशिश करता है। इवन थॉट वो अपनी गोल्डी पावर से कुछ मूव्स का भी यूज़ करता है, लेकिन ये जितनी भी गोल्डी पावर्स वो यूज़ कर रहा था, या फिर वो जितनी भी गोल्डी पावर बर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, वो कुछ ही टाइम के अंदर स्वॉलो हो जाती थी और पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती थी। ज़्यादा टाइम तक ये जो पर्सन है कंट्रोल डार्क मास्टर, ये अपने आप को संभाल नहीं पाता, और कुछ ही टाइम के अंदर इसकी जो बॉडी होती है, ये पलक झपकती ही सेक्टर 20 मोरोशा पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेता है। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो कंट्रोल डार्क मास्टर है, इसके पास मल्टीपल बॉडीज़ है। उस कंट्रोल डार्क मास्टर को कंज्यूम करने के बाद जो सेक्टर 20 मोरोशा होता है, वो कहता है ये काफ़ी अच्छा खासा था, इसका टेस्ट भी अलग था, लेकिन ये तो बस एक यूनिवर्स मास्टर था। क्या यूनिवर्स मास्टर इतने ही पावरफुल होते हैं? तो वो जो सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेटेस्ट बीइंग है पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन का, मिल्की वे हॉडी लीडर, वो भी तो बस एक यूनिवर्स मास्टर है। इवन थॉट अगर वो इससे 100 टाइम्स या फिर इससे 1000 टाइम्स भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, फिर भी उसे मैं आराम से मार सकता हूँ। लेकिन फिर उस बंदे का इतना ज़्यादा हवा क्यों क्रिएट करके रखा है पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर? इसी चीज़ के बारे में वो सोच रहा होता है, और सोचते सोचते अभी उसके मुंह से थोड़ी सी लार टपकने लग जाती है लू फैंग के बारे में सोच के, क्योंकि वो सोचता है कि लू फैंग को वो अपना एक अलग सा टारगेट समझता था, क्योंकि ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर डेफिनेटली सब लू फैंग को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते थे। तो वो सोचता था कि ये लू फैंग, इसका टेस्ट ज़रूर कुछ ना कुछ अलग होगा। और लू फैंग के बारे में सोचते सोचते उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा लार टपक रही थी, और उसके हाथों के अंदर या फिर उसके आंखों के अंदर एक ग्रीडीनेस सा देखने के लिए मिल सकता था।
एंसेस्टर पैलेस के अंदर हम लोगों को कंट्रोल डार्क मास्टर की एक सेकंड बॉडी देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे वो फायरफ्लाई मास्टर के पास जाता है और कहता है एंसेस्टर इंडीड ये एक सेक्टर बीस्ट ही है जो कि उस डायरेक्शन के एंड के अंदर है जहाँ पे आपने मुझे भेजा था, और ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये सारी जितनी भी एनर्जी है या फिर जो भी ओरिजिन है वो उसको कंज्यूम कर रहा है। वो कहता है कि वो जो सेक्टर बीस्ट है वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मैं ज़्यादा अच्छे से तो उसे नहीं देख पाया, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी बॉडी है और साथ ही साथ उसकी एक पूंछ भी है, और साथ ही साथ उसकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर से एक अलग सी लाइट बाहर आ रही है। और जब तक मैं कुछ सोच पाता मेरी बॉडी ऑलरेडी उस सेक्टर 20 के द्वारा कंज्यूम कर ली गई थी या फिर चूस ली गई थी। जो फायरफ्लाई मास्टर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा चिंतित था या फिर काफ़ी ज़्यादा परेशान था, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और इसी के बाद वो सर पे हाथ लगा के बैठ जाता है। फिर एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने मिनिएचर यूनिवर्स को बचाना ही होगा। सेक्टर 20 वो फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं और पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन के अंदर से उनको हमारा ही एक सब मिनिएचर यूनिवर्स मिला, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम उनके साथ फाइट नहीं कर सकते, हमें जल्दी से जल्दी इस न्यूज़ को फैलाना पड़ेगा। उसके सामने जितने भी यूनिवर्स मास्टर थे वो उन सबको कमांड दे देता है कि पूरी के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर इस बात को फैला दो कि सेक्टर 20 ने हमारे मिनिएचर यूनिवर्स के ऊपर अटैक कर दिया है, क्योंकि ये लोग जानते थे कि इस बार ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इन्हें डेफिनेटली हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो सेक्टर 20 वाला मामला है ये सब लोगों का एक पब्लिक मामला है, मतलब सेक्टर 20 सब लोगों के दुश्मन है, तो डेफिनेटली पूरी के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर से बाकी के जितने भी सुपर पावर्स है वो भी इनकी डेफिनेटली मदद करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो ही जाएंगे। इसी के बाद हम लोगों को प्राइमल यूनिवर्स देखने के लिए मिलता है। जो प्राइमल यूनिवर्स था वो इस वक्त ग्वांगा यूनिवर्स के बॉर्डर्स के ऊपर सिचुएटेड था और वहीं पे हम लोगों को मिल्की वे होली लैंड भी देखने के लिए मिल सकता था। जो प्रेजेंट डे के अंदर मिल्की वे होली लैंड था उसे दो और मेजर सेंटर्स के द्वारा जाना जाता था जो कि ह्यूमन रेस के अंदर थे, एक तो प्राइमल सीक्रेट रीजन और दूसरा मिल्की वे होली लैंड। वही इसी के साथ हम लोगों को ये भी देखने के लिए मिल सकता था क्योंकि जो ह्यूमन रेस है वो अभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था पहले के कंपेरिजन के अंदर, इसलिए जो रिमोट ओशन था वो अभी प्राइमल सीक्रेट रीजन के अंदर नहीं रहता था। तो लुओ फैंग ने जो अपना रिमोट ओशन है उसे वो अपने मिल्की वे होली लैंड के अंदर ऑलरेडी शिफ्ट कर चुका था। एंड ये जो मिल्की वे होली लैंड था इसके अंदर कुल मिला के 6 ट्रू गॉड्स देखने के लिए मिल सकते थे और 100 से भी ज़्यादा यूनिवर्स मास्टर जो कि खुद लुओ फैंग के ही थे, और इवन इसके अंदर काफ़ी सारे काउंटलेस यूनिवर्स नाइट और काउंटलेस अनटाइम फाइटर्स भी देखने के लिए मिल सकते थे। वही ये जो मिल्की वे होली लैंड था ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडेड सा देखने के लिए मिल सकता था। इसके अलावा हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि यहाँ पे काफ़ी सारी अलग अलग जगह कुछ स्पेशल लोगों को दी गई थी, जैसे कि एक अलग सी जगह होंग और फायर डोम को दी गई थी। जिन लोगों को होंग और फायर डोम के बारे में नहीं पता उन लोगों को बता दूँ कि ये लुओ फैंग के नए डिसाइपल्स है। वही लुओ फैंग इस वक्त हम लोग को फायर डोम के रेजिडेंसी के अंदर देखने के लिए मिल सकता था। इस वक्त लुओ फैंग ने वाइट कलर के रॉब्स पहने हुए थे और उसके पीछे पीछे हम लोगों को फायर डोम देखने के लिए मिल सकता था जो कि पीछे पीछे चल रहा था। उसकी पूरी तरीके से रेड हेयर्स थे। देखने में तो ये जो फायर डोम था ये बच्चे से सा दिखता था, लेकिन स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड था। ये ऑलरेडी एक इलस्ट्रेटेड सुपर टैलेंटेड था और एक तरीके से देखा जाए तो ये एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर था जो कि लुओ फैंग से भी ज़्यादा पावरफुल है। डेफिनेटली बस रैंक के मामले में ऐसे देखा जाए तो इसकी औकात नहीं है। फायर डोम लुओ फैंग को कुछ बोलने ही वाला था टीचर कह के, तभी लुओ फैंग चलते चलते कहता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हें जो पल्स ऑफ जियांग फेंजी है उसका सारा का सारा इनहेरिटेंस दे चुका हूँ और उसके अलावा मैं और तुम्हें काफ़ी सारे इनहेरिटेंस दे चुका हूँ जो कि मुझे वर्ल्ड ऑफ जिन से मिले थे। तो अनक्वेश्चनेबली तुम काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली गिफ्टेड हो और साथ ही साथ तुम्हारी जो सीक्रेट टेक्निक्स है वो भी ऑलरेडी एक्सट्रीमली हाई लेवल तक अचीव कर चुके हैं, लेकिन स्टिल तुम्हारा जो विल पावर है वो अपेरेंटली काफ़ी ज़्यादा वीक है, अभी भी वो परफेक्शन से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तुम अभी एक ट्रू गॉड लेवल के ऊपर हो और अभी भी तुम्हारा जो विल पावर है वो बस ट्रू गॉड लेवल के ऊपर है। एटलीस्ट तुम्हारा जो विल पावर है वो ट्रू गॉड ऑफ वर्ल्ड स्पेस लेवल तक हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो विल पावर के मामले के अंदर। लुओ फैंग फायर डोम को कहता है कि जब भी नेक्स्ट यूनिवर्स एरा आएगा उस वक्त तुम फाइनली वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एंटर करोगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट्स करा दूंगा और वहाँ पे जाके तुम लोग अपनी विल पावर को होन करना होगा या फिर पावरफुल करना पड़ेगा। एटलीस्ट तुम्हें अपने विल पावर को वर्ल्ड स्पेस लेवल तक तो पहुँचाना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर अपनी कुछ विल पावर सीक्रेट टेक्निक्स इस्तेमाल करना स्टार्ट करूँगा। जैसे जो फायर डोम होता है वो इन सारी टेक्निक्स के बारे में सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि टीचर मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना करूँ टीचर। ये जो फायर डोम है ये लुओ फैंग की इसलिए भी इतनी ज़्यादा इज्जत करता था क्योंकि उसे आज भी वो दिन याद है जब वो सबसे पहले एक ट्रू गॉड बन गया था, मतलब यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर, जो कि वो लुओ फैंग से ऑलरेडी पहले बन चुका है।
तो उसे लगता था कि वो उसके टीचर से भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और जब वो वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर चला गया था अपनी विल पावर को पावरफुल और करने के लिए या फिर और अपनी विल पावर को होन करने के लिए, तो उस टाइम उसे लगता था कि वो टॉप टायर ट्रू गॉड्स के अंदर आता है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रू गॉड्स के अंदर आता है। और डेफिनेटली उसको ऐसा भी लगने लग गया था कि कहीं ना कहीं वो लू फेंग से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो एक दिन एक छोटी सी ट्रायल मैच हुई थी इसके और लू फेंग के बीच में, जिसके अंदर लू फेंग ने अपने इस डिसाइपल को प्यारे से कहा था कि बेटा आ जा तू मेरे सामने, जितना दम है पूरा लगा दे, मतलब अभी तक तेरे अंदर जितना है पूरा लगा दे। और इस बंदे ने लिटरली अपनी पूरी की पूरी पावर लगा दी थी, लेकिन लू फेंग अपनी जगह से हिला तक नहीं था। उसने जस्ट अपनी आंखों से देख के उसकी पूरी अटैक को डिसमिस कर दिया था और उसको बस चारों तरफ बस आंखें ही आंखें नज़र आ रही थी। लू फेंग ने कुछ अपनी विल पावर टेक्निक्स यूज़ की थी और कुछ ही टाइम के अंदर ये जो बंदा है ये अपने घुटनों के ऊपर आ गया था। और मतलब एक ही अटैक के अंदर ये जो बंदा है, जो कि लू फेंग का नॉर्मल सा अटैक था, वो लू फेंग के एक नॉर्मल से अटैक के अंदर फेंटेड हो गया, मतलब बेहोश हो गया। तो उस दिन उसको पता चला था कि लू फेंग को सबका बाप क्यों कहा जाता है। भले ही लू फेंग बस यूनिवर्स मास्टर है, लेकिन वो किसी भी ट्रू गॉड या फिर यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और उस दिन ये जो फायर डोम था इसे अपनी औकात भी पता चल गई थी। और उस दिन के बाद से इसके मन के अंदर लू फेंग को लेके जो इज्जत थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वैसे तो जो लू फेंग था उसने ये सारी चीज़ें इंटेंशनली की थी, क्योंकि लू फेंग ने कहीं ना कहीं इसके मन के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। और डेफिनेटली गाइस, अगर कोई भी बच्चा हो या फिर कोई भी डिसाइपल हो और उसे लगने लग जाए कि वो अपने टीचर से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है, तो वो अपने टीचर की इज्जत करना डेफिनेटली छोड़ देगा। बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए लू फेंग ने इसे एक छोटा सा सबक सिखाया था। फायर डोम ऑलरेडी जानता था कि पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन के अंदर लू फेंग से ज़्यादा पावरफुल विल पावर शायद ही किसी की हो सकती है। तभी लू फेंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी टेक्निक्स नहीं सिखाना चाहता, डेफिनेटली मेरे पास सबसे ज़्यादा बेस्ट टेक्निक्स है पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर। और ऐसी बात नहीं कि मैं सारी टेक्निक्स किसी को देना नहीं चाहता, बस बात इतनी है ना कि तुम सब लोग इन सारी टेक्निक्स के लायक ही नहीं हो, तुम उतने पावरफुल हो ही नहीं कि तुम इस टेक्निक को सीख सको। और फिर तुम लोगों को लगता है कि मैं घमंडी हो या फिर मैं अपनी टेक्निक्स तुम लोगों को सिखाना नहीं चाहता। लोगों की आपस में कुछ बात होती है, सडनली लू फेंग को कुछ सिग्नल्स मिलते हैं और जैसे ही लू फेंग चेक करता है उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाता है। फायर डोम लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है टीचर। लू फेंग कहता है सेक्टर बीस्ट। तभी फायर डोम कहता है क्या वो यहाँ पे। इसके बाद लू फेंग कोई भी जवाब नहीं देता और सडनली वहाँ से गायब हो जाता है और उसी के पीछे पीछे फायर डोम भी लाइट की स्ट्रीक बन के चला जाता है। वही जब लू फेंग और जो फायर डोम था ये लोग रास्ते के अंदर जा रहे थे, तभी इन लोगों को हॉन्ग भी देखने के लिए मिलता है, जो कि लू फेंग का ही डिसाइपल था। और तभी ये तीनों की दोनों साथ में जाने लग जाता है। तभी जो फायर डोम होता है वो हॉन्ग से कहता है कि बिग ब्रदर हम फायरफ्लाई 2 मास्टर के पास जा रहे हैं, हमें पता चला कि वहाँ पे सेक्टर 20 आ गए। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो सेक्टर 20 है इनसे दोबारा मेरी इतनी जल्दी मुलाकात होगी। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा ये जो हॉन्ग है, हॉन्ग के साथ इवल राइट मास्टर, ये दोनों के दोनों ऑलरेडी सेक्टर 20 नेट्स के अंदर एक बार जा चुके हैं। और जब ये लोग फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए तो डेफिनेटली काफ़ी सारे सेक्टर 20 ने मिलकर इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था और इनको अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन ये जैसे तैसे करके वहाँ से बच के आए थे। वही हवा में उड़ते उड़ते लू फेंग चुटकी बजाता है और उसके सामने उसका स्टार टावर प्रेजेंट हो जाता है। डेफिनेटली लू फेंग के पास काफ़ी सारे ट्रेजर्स थे जो कि ऑलरेडी उसके डिफेंस को एक एक्सट्रीमली पावरफुल डिफेंस बना देते थे। शायद ही लू फेंग के पास जो ट्रेजर्स है वो पूरी की पूरी ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर किसी के पास होंगे, लेकिन स्टिल लू फेंग स्टार टावर को अपने साथ लेके जाना कंसिडर करता था, क्योंकि स्टार टावर से अभी भी कोई भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ नहीं है पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर। और लू फेंग अभी भी सोचता था कि जो स्टार टावर है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। इसी के साथ जो लू फेंग था वो अपने रिमोट ओशन बॉडी और मूशा बॉडी को भी साथ लेके जा रहा था, क्योंकि अगर उसकी मूशा बॉडी अगर वॉर के अंदर मर भी जाती है तो उसके जितने भी ट्रेजर्स है वो उसकी रिमोट ओशन बॉडी लगेज पीछे से आके उठा लेगी। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो कॉन्स्टेंटली काफ़ी सारे लोगों को कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब जो भी यूनिवर्स के टॉप 8 मोस्ट पावरफुल बींग्स थे उन सब लोगों को कांटेक्ट करता है, जिसके अंदर से 3 ही लोग जो होता है वो लू फेंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं फायरफ्लाई 2 मास्टर के पास, क्योंकि बाकी सब लोगों को लगता था कि उनको पता नहीं है एग्जैक्टली कि वहाँ पे कितने सेक्टर 20 है। अगर पता चले ये सब लोग अपने अपने घरों को छोड़ के या फिर अपने अपने मिनिएचर यूनिवर्स को छोड़ के वहाँ पे चले जाए और इनके मिनिएचर यूनिवर्स के ऊपर बाकी के सेक्टर 20 ने हमला कर दिया, तो इसी चीज़ के डर से ये लोग अपने मिनिएचर यूनिवर्स को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। और लू फेंग ऑलरेडी फायरफ्लाई 2 मास्टर को अपना एक मैसेज भेज चुका था कि उसे आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली लू फेंग काफ़ी ज़्यादा दूर था फायरफ्लाई 2 मास्टर से।
और फ्लाई ट्रू मास्टर के आसपास के जितने भी मिनिएचर यूनिवर्स थे उन लोगों ने मदद करने से ऑलरेडी मना तो नहीं किया था, लेकिन स्टिल वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका मिनिएचर यूनिवर्स ऑलरेडी फ्लाई ट्रू मास्टर के काफ़ी ज़्यादा करीब था। और अगर वो लोग अपने मिनिएचर यूनिवर्स को छोड़ देते तो डेफिनेटली उनके मिनिएचर यूनिवर्स के ऊपर भी बाकी के सेक्टर 20 के द्वारा अटैक किया जा सकता था, और उन लोगों को अभी तक यही नहीं पता था कि कितने सेक्टर 20 यहाँ पे आए। वही जहाँ पे चारों तरफ से काफ़ी सारे जो ट्रू गॉड्स थे जो कि फायरफ्लाई ट्रू मास्टर की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रहे थे, वही जो फायरफ्लाई ट्रू मास्टर था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था इस वक्त, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी के अंदर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके पास एक भी सिंगल ऑटोमन टाइप 2 ट्रेजर नहीं था, और स्पेशली अभी उसके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके द्वारा वो इस सामने वाले सेक्टर 20 को हरा सके या फिर रोक भी सके। और वैसे भी ये जो सेक्टर 20 होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, और अगर एक बार गलती से भी फायरफ्लाई ट्रू मास्टर को कुछ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो पूरी तरीके से क्रैम्बल कर जाएगा, और वो अपने छोटे मोटे जितने भी यूनिवर्स मास्टर्स हैं उनको तो वो भेज नहीं सकता था, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है एक सेक्टर 20 के सामने। वही नीचे जितने भी यूनिवर्स मास्टर होते हैं वो कहते हैं एंसेस्टर आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे जितने भी यूनिवर्स की सुपर पावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हमारे तरफ आ रहे हैं। इवन जो मिल्की वे हॉडी लीडर है वो भी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन उन्हें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। हमें डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, और फिलहाल इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है। अगर ये इसी तरीके से मिनिएचर यूनिवर्स या फिर जो ओरिजिन है उसको चूसता रहेगा तो जल्दी इनका जो मिनिएचर यूनिवर्स है वो क्रैम्बल कर जाएगा। वैसे तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि ये जो पूरा का पूरा ओरिजिन है इसको चूसने के लिए लगभग 8 दिन के करीब का टाइम लगेगा। और ये जो ओरिजिन होता है ना गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर थिंग होती है, और एक छोटा सा डिग्री का ओरिजिन को क्रिएट करने के लिए कुछ मिलियन एरास का टाइम लग जाता है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो ओरिजिन होता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। वही दूसरी तरफ हम लोगों को सेक्टर 20 मोरूशा देखने के लिए मिल सकता था। ये जो सेक्टर 20 मोरूशा था ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश देखने के लिए मिल सकता था, क्योंकि वो देखता है कि अभी तक वो इतने टाइम से ये जो अपने सामने वाला मिनिएचर यूनिवर्स है उसके ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी ये कितना ज़्यादा डरपोक है। इस मिनिएचर यूनिवर्स का मालिक जो भी है फायरफ्लाई ट्रू मास्टर, मैंने सोचा नहीं था कभी भी कि जो ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर के जितने भी जीव जंतु है ये इतने ज़्यादा वीक होंगे, इतने ज़्यादा डरपोक होंगे। जब मैंने इसके ओरिजिन को चूसना शुरू किया होगा तभी इसको पता चल गया होगा। इवन इसने चेक करने के लिए अपने एक यूनिवर्स मास्टर को भी भेजा था जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीक था, और इसके बाद भी इसको पता है कि मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन इसके बाद भी इसके अंदर इतना दम नहीं है कि ये बाहर आके मेरे साथ एक दो बार दो हाथ कर सके। फायरफ्लाई मास्टर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंतित था। तभी अचानक से उसको एक गुड न्यूज़ मिलती है, आई हैव अराइव्ड। मतलब कोई तो था जो कि फाइनली आ चुका था, और ये और कोई नहीं, ये एक ट्रू मास्टर था। मतलब ये भी एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर ही था, और ये एक लड़की थी जिसका नाम ब्लड ऑर्चर्ड था। ये काफ़ी ज़्यादा करीब रहती थी फायरफ्लाई ट्रू मास्टर के यूनिवर्स से, और इसका भी जो मिनिएचर यूनिवर्स था वो करीबी था, और फायरफ्लाई ट्रू मास्टर और इसके बीच में थोड़े से गुड रिलेशनशिप थे। इसी चीज़ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं, जो सबसे पहले आता है। बाकी सारे और भी काफ़ी सारे लोग थे जो कि करीब रहते थे, लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक नहीं आया था। लेकिन ये जो ब्लड ऑर्चर्ड थी ये सबसे पहले फायरफ्लाई मास्टर को देखने के लिए आई थी। फायर ट्रू मास्टर एक लंबी सांस लेता और कहता है कि फाइनली ब्लड ऑर्चर्ड यहाँ पे आ चुकी है। ब्लड ऑर्चर्ड एंसेस्टर के यहाँ पे आने से जो कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी फायरफ्लाई ट्रू मास्टर के लिए भी कंट्रोल करने के लिए। और वैसे भी वो अकेला यहाँ पे पड़े पड़े और भी ज़्यादा पागल होते जा रहा था। टाइम के अंदर जो फायरफ्लाई ट्रू मास्टर होता है वो अपनी जो एग्जैक्ट पोजीशन होता है वो ब्लड ऑर्चर्ड को भेजता है, और ब्लड ऑर्चर्ड और वो कुछ टाइम के अंदर मिल जाता है। जब फायरफ्लाई ट्रू मास्टर ब्लड ऑर्चर्ड के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो एक ट्रायंगुलर टावर के अंदर आई थी, और जैसे वो बाहर आती है उसके आसपास हम लोगों को काफ़ी सारे क्रिम्सन कलर के फ्लावर देखने के लिए मिल सकते थे, और वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हॉट और सेक्सी दिख रही थी। इसके अलावा हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था ये जो ब्लड ऑर्चर्ड एंसेस्टर थे ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। जब ब्लड वर्ल्ड ऑफ जिन यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था या फिर आया था तब ये जो लड़की थी ये भी वहाँ पे गई थी, और डेफिनेटली वहाँ पे जाने के बाद ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। गाइस आप लोगों को याद होगा जो ब्लैक स्ट्रिप स्टोन पिलर है जहाँ पे लू फेंग अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने जाता था, वहाँ पे बीची स्टार मास्टर और ब्लड ऑर्चर्ड एंसेस्टर और रैम्पेज डेविल गॉड ये तीनों की दोनों साथ में बैठ के अपने विल पावर को होन किया करते थे, मतलब पावरफुल किया करते थे। और वहीं पे जो ब्लड ऑर्चर्ड एंसेस्टर है ऑलरेडी इसकी विल पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, और कुछ टाइम इसने जब और अपना टाइम स्पेंड किया और वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर वगैरह गई तो उसकी वजह से पहले के कंपैरिजन के अंदर और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी थी। अगर देखा जाए तो ये टॉप 8 के अंदर तो नहीं है लेकिन उनसे कम भी नहीं है। अगर टॉप 10 की बात होती तो डेफिनेटली ये 9th या फिर 10th नंबर तक आराम से आ जाती।
वैसे जो लोग ज़्यादा ब्लड ऑर्चर्ड के सपने देख रहे हैं उन लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो ब्लड ऑर्चर्ड है इसकी काफ़ी ज़्यादा मैसिव बॉडी है, देखा जाए तो इसकी ओरिजिनल बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखती है। और ये जो खूबसूरत सी बॉडी अभी ये लेके घूम रही है, ये बस इसकी एक सेकंड फॉर्म है जो कि उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके बनाई है। सो इसकी जो ओरिजिनल लुक है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा डरावने भी हो सकते हैं। इसी के बाद जो ऑर्चर्ड होती है वो फायरफ्लाई ट्रू मास्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि यहाँ पे बस मैं आई हूँ यहाँ पे, बाकी सब लोग कहाँ पे है। तभी जो फायरफ्लाई ट्रू मास्टर होता है वो ऑर्चर्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि बाकी के जितने भी ट्रू मास्टर है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो मिल्की वे हॉडी लीडर, 9 हेडेड डेमन मास्टर और 9 रिमोटनेस ट्रू मास्टर, ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन स्टिल उन लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यहाँ पे आने के।